हेलो फैमिली, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सॉरी, हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देख के आप लोग घबरा मत जाना, ऐसे ही बस कर रही थी। चलिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स ख़त्म कर चुके हैं। जिसको नहीं पता है वो जाके चैनल को चेक कर सकते हैं। एंड जो टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे नई क्लासेस लेके आ जाऊंगी। और एक और नया इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ उसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके हम उससे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी ऑफ बिहार। ठीक है, देखिए, पृथक बिहार प्रांत की जो गठन का घोषणा हुआ था, कब हुआ था? 1911 में। उसके बाद 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हो गया। 1911 में ये घोषणा हो गया था कि एक बिहार पृथक राज्य के रूप में उभरेगा, लेकिन 1912 में जाके बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जो है वो कब हुआ? 1937 ईस्वी में। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। कब? 1937 में। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 39 मुसलमानों के लिए एवं 4 महिलाओं के लिए एंड 2 आंग्ल भारतीय के लिए और 2 यूरोपीय समुदाय के लिए एंड लास्टली 13 विशिष्ट क्षेत्र के लिए। विशिष्ट क्षेत्र कौन कौन सा? व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए 13 सीट रखा गया, सुरक्षित किया गया। ठीक है, चुनावों में 98 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की एवं 20 सीट पे कौन जीत किया था दर्ज? मुस्लिम लीग। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला क्योंकि ऑब्वियसली कांग्रेस का बहुत ज़्यादा सीट था। तो कांग्रेस की तरफ से कौन? श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्त का अवशासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 ईस्वी में कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। जब कांग्रेस से श्री कृष्ण सिंह नहीं बनाए तो फिर मोहम्मद यूनिस जो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे उसको सौंपा गया कि भाई आप सरकार बनाइए। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, जो कि अभी मुख्यमंत्री बोला जाता है, बने। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मत सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। कब बनी? 20 जुलाई 1937 को, थोड़ा डेट रिमाइंड रखिएगा। एंड बिहार का पहला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद यूनुस। ये भी पूछता है तो ये भी ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामदयाल सिंह अध्यक्ष एवं प्रोफेसर जो है अब्दुल बारी क्या बने? उपाध्यक्ष बने। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, विधानसभा भंग कर दिया। 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी जिसका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहमति नहीं मिला, इसके लिए वो क्या किया? त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस मंत्रिमंडल से। तो ये पूछता है, ये PYQ आया हुआ है तो ध्यान में रखिएगा। 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 1939 में क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध जो है वो छिड़ गया था। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ। किस अधिनियम के आधार पर? तो 1935 ईस्वी के। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। ठीक है, अभी भी कौन संभाल रहा है? श्री कृष्ण सिंह ही संभाल रहे हैं। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में। ये पूछता है, याद रखिएगा, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीट के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन थे? श्री कृष्ण सिंह ही थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उनकी प्रणाली का वर्णन किया गया है। कौन? भाग 6 में अनुच्छेद कितना? 152 से 237 तक। अब देखते हैं बिहार राज्य का जो शासन व्यवस्था है
किस तरह का है? राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन, 3 तरीके में बांटा गया है। तो राज्य की विधायिका में कौन कौन आएगा? राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा। राज्य की कार्यपालिका में कौन आएगा? इसमें भी राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्रशासनिक पदाधिकारी जो बीपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू बन के आएंगे वो सब आएंगे। स्थानीय स्वशासन में कौन आ जाएगा? पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो किसको बोला जाता है? राज्यपाल को। राज्यपाल को विधायी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 162 अनुच्छेद तक। क्लियर? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, पता है, लेकिन वह मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। देखिए, राज्यपाल संवैधानिक का प्रमुख होता है, लेकिन वो मंत्री परिषद के, जो मंत्री परिषद गठन किया जाता है तो उसके सलाह पे वो काम करेगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका प्रधान हो जाती है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग बिहार में राज्यपाल की सूची को देखते हैं। तो देखिए, ज़्यादा नहीं देखना है। पहला तो हम लोग को देख लेना है कि स्वतंत्रता से पहले फर्स्ट कौन था? तो सर जेम्स शिप्टन, बस हो गया। और स्वतंत्रता से जस्ट पहले कौन था? सर हफडो, बस इतना ही देखना है। अब स्वतंत्रता के बाद पहला कौन था? जयराम दास दौलतराम, बस इतना ही, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया, चलते हैं अब आगे। और अभी कौन है? फागू चौहान। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, वो दोनों पहले क्या थे? बिहार के राज्यपाल भी थे और अब जाके भारत के राष्ट्रपति बने। श्री फागू चौहान जो है बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। ध्यान में आ गया? अब चलते हैं पदासीन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। देखिए, जब किसी राज्य में राज्यपाल का सीट जो होता है, पद खाली होता है, तो उस टाइम में क्या होता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायमूर्ति है वो राज्यपाल का कार्य जो होता है, जो काम होता है, उसको देखते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदासीन बोलते हैं। हो गया हमारा राज्यपाल कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं विधान परिषद को। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन होता है एवं अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद के 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब विधानसभा में जितना मेंबर होगा उसका 1/3 मेंबर से ज़्यादा विधान परिषद में नहीं हो सकता है। और न्यूनतम कितना हो सकता है? तो न्यूनतम 40, उससे कम नहीं हो सकता है। समझ में आया? विधान परिषद में न्यूनतम कितना हो सकता है सदस्य? तो 40, उससे कम नहीं। और ज़्यादा कितना हो सकता है? तो विधानसभा का 1/3 मेंबर से ज़्यादा सदस्य विधान परिषद का नहीं हो सकता है। क्लियर? विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को, जो पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। क्लियर? कब मनाया गया विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह? तो 2013 में। बिहार विधान परिषद में कुल सीटें की संख्या कितनी है? 75। विधान परिषद एवं अस्थाई सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। अस्थाई सदन उसको बोलते हैं जिसको कोई भी भंग नहीं कर सकता है। इससे 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब जितना मेंबर रहता है उसका 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे चेंज होता है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना का होता है? 6 वर्ष का। अब देखते हैं विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। पहला कि विधानसभा सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य होता है। 1/3 सदस्य होता है अस्थायी निकायों द्वारा। 1/6 सदस्य होता है राज्यपाल द्वारा मनोनीत। 1/12 सदस्य होता है शिक्षकों द्वारा। और 1/12 सदस्य होता है स्नातक निर्वाचक द्वारा। ये पूछता है कभी कभी, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक सेकेंड, सॉरी कुछ इशू आ गई थी। चलते हम लोग विधान परिषद खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा को। ठीक है,
देखते हैं, बिहार राज्य विधायिका की जो होती है निम्न सदन होती है। उच्च सदन किसको बोलते हैं? विधान परिषद को। और निम्न सदन किसको बोलते हैं? विधानसभा को। और यह कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, मतलब जिसको भंग किया जा सकता है। अस्थाई सदन मतलब क्या होता है? जिसको भंग किया जा सकता है। विधानसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 170 में। ठीक है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500 तथा न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60, मतलब 60 से कम नहीं हो सकती है विधानसभा में सदस्य। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 7 फरवरी 1921 को। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया, जिसका समाप्ति के दौरान कौन आए थे? प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे बिहार में। ठीक है। उस बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। बिहार विधानसभा सीटों में 38 किसके लिए पूछा जाता है? अनुसूचित जाति के लिए, एवं 2 किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए। PYQ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आरक्षित है। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो ये पूछ सकता है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो आरक्षित सीट था उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म किया गया है? तो ये आप लोग 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ध्यान में रखिएगा। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 वर्ष का। विधान परिषद का कितने वर्ष का होता है? बताए हुए 6 वर्ष का। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसको भंग किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको कैसा बोलते हैं? अस्थायी सदन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस वर्ष में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, पहले स्टार्टिंग में कितना था? 43 था। उसके बाद बढ़ते गया। लास्टली 2000 से हमारा कितना आ गया है यहाँ? ये विधान परिषद में लास्टली 2000 से कितना आ गया है? 75। एवं विधानसभा में लास्टली 2000 से कितना आ गया? 243। पहले कितना था? 152। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, पता है। मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मतलब मुख्यमंत्री के ही अध्यक्षता में आप मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं। ये किस में दिया हो गया? अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। राज्यपाल जैसे मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद का गठन करता है, इसमें मदद कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। सॉरी। मुख्यमंत्री राज्य के देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। जैसे देश में प्रधानमंत्री का जो होता है, उसी तरह एक राज्य में मुख्यमंत्री का वही काम होता है। समानतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ता है। अगर नॉर्मली सब कुछ चल रहा है तो मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहेंगे? 5 वर्ष तक। लेकिन अगर वो अपना बहुमत खो दिए हैं सदन में, या कोई और सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? पहले ही कोई और मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री की सूची देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा पहले हम लोग यही बस देखेंगे कि जो स्वतंत्रता से पहले जो मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। उसके बाद कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलेंगे हम लोग स्वतंत्रता के बाद। किधर गया? 1939। हाँ, देखिए स्वतंत्रता के बाद भी पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बस बात इतना ही खत्म आ जाता है। अब चलते हैं हम लोग, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में। बस इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। उस समय कौन थे जो मुख्यमंत्री? भोला पासवान शास्त्री। ये याद रखना है कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। देखिए दूसरी बार भी जब लगा है तो उस टाइम में भी भोला पासवान ही थे। तीसरी बार भी लगा है तो भोला पासवान ही थे। देखिए इत्तेफाक कैसा है। उसके बाद चलिए हो गया, अब सारा हमको याद नहीं रखना है। लास्ट कब लगा है राष्ट्रपति शासन, बस इसको देख लेना है। तो ये लगा है 2005 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। ठीक है। अब आ जाते हैं अब चलिए, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। अभी बताए हुए हैं, इसको याद रखना है, पूछता है बार बार। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये भी बताए हुए हैं, ये सब PYQ है, ध्यान में रखिएगा। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। ये भी पूछता है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ये भी पूछता है।
बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर, ये भी पूछता है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी, ये शायद सबको पता होगा। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? जो नीतीश कुमार। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग स्थानीय स्वशासन में। स्थानीय स्वशासन में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वां संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। तो पूछता है, ये बहुत बार PYQ में आ चुका है कि कौन से संविधान संशोधन के बाद जो है बिहार में पंचायती राज लागू हुआ? तो कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत है। तो पूछेगा कि त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है किसके सिफारिश से हुआ है? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश से हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? पंचायती राज के 3 स्तर हैं। क्या क्या? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये तीनों पॉइंट हमको याद रहना चाहिए। क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितना? 50% आरक्षण होगा, ये बोला था। कब? 2006 में। क्लियर? जब बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया तब ये सब चीज़ डील किया गया। पिछले वर्गों के सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों का कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के, ये ध्यान में रखना है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा आया था? 2006 को। तो अब हम लोग पहले देखते हैं ग्राम सभा। यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। जो पंचायती राज में होता है ये सबसे बड़ा सभा है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। मतलब ग्राम सभा का बैठक 3 माह के अंतराल में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा दूरी। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। मतलब 1 साल में ग्राम सेवक का 4 बैठक तो होना ही होना है। उससे ज़्यादा कर सकते हैं आप, उससे कम नहीं कर सकते हैं। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम मतलब गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में कौन करता है? उप मुखिया द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य या कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। अब हम लोग देखेंगे, चलिए तो अब हम लोग ख़त्म करते हैं ग्राम पंचायत को। जो निर्वाचित मुखिया होते हैं या उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक है, मतलब वार्ड सदस्य को मिलाकर टोटल कितना जनसंख्या होना चाहिए? मिनिमम 7000। उसको एक ग्राम पंचायत बोलते हैं। ग्राम पंचायत की जो कार्यकाल होती है 5 वर्ष की होती है एवं ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 महीना के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसका विघटन हो गया या किसी तरह से कोई बात हो गया तो उसका 6 महीना के अंदर अंदर आपको पूरा करना पड़ेगा। मुखिया इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा किया जाएगा। अगर 2 मुखिया का बहुमत बराबर हो गया तो क्या किया जाएगा? लॉटरी में जिसका आ गया। वार्ड सदस्य कैसा होता है? प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक जो होता है 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मतलब 500 जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य आपको होगा। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं दे देता है। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र एवं स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद
रिक्त हो जाएगा। अगर वार्ड सदस्य अपने मुखिया को अपना त्यागपत्र दे रहा है तो उसके 7 दिन के अंदर उसका पद खाली हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गण पूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग ग्राम कचहरी में। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए के एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? उसी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग पंचायत समिति में। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। मतलब पंचायत समिति का जो सदस्य होता है वही अपने बाद प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष मतलब जनता डायरेक्ट इसको वोट नहीं करेगी, प्रत्यक्ष मतलब कि जनता डायरेक्ट वोट करेगी। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप में अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं। अब उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। पंचायत समिति जो है का जो सदस्य है अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को ही देता है। अब चलते हैं हम लोग जिला परिषद के बारे में देखते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में किसको देंगे? जिला दंडाधिकारी को, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में किसको देंगे? अध्यक्ष को। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अब चलते हैं पंचायत राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको एक साथ पढ़ते हैं। पहला देखते हैं मुखिया का। इसका निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप में, मतलब जनता डायरेक्ट चुनेगी। और इसका त्यागपत्र किसको दिया जाता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अब चलते हैं उप मुखिया। इसका कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन होता है, मतलब जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। इसका त्यागपत्र किसको दिया जाता है? इसी को, जिला पंचायत राज अधिकारी को। वार्ड सदस्य का भी निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप में। इसका त्यागपत्र किसको देना है? मुखिया को। प्रमुख का निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप में। इसका त्यागपत्र किसको देना होता है? अनुमंडल दंडाधिकारी को। अब चलते हैं हम लोग उप प्रमुख में। उप प्रमुख का निर्वाचन मतलब कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप में। त्यागपत्र किसको देता है? प्रमुख को। पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप में। किसको देता है त्यागपत्र? प्रमुख को। जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है उसका कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचन। और ये किसको देता है जो त्यागपत्र होता है? जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद जो अध्यक्ष होता है, अब चलते हैं जिला परिषद उपाध्यक्ष। इसका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसको त्यागपत्र देता है? जिला परिषद अध्यक्ष को। जिला परिषद सदस्य जो होता है इसका कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? जिला परिषद अध्यक्ष को। सरपंच का क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये किसको देता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। उप सरपंच का जो होता है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, ये भी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है त्यागपत्र। पंच जो होता है इसका भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और ये किसको अपना त्यागपत्र देता है? सरपंच को। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नगरीय शासन में। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992। याद रखना नगर पालिका गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? बिहार में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय
संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय प्रशासन में भी आरक्षण का जो व्यवस्था है वो किया गया है। अब हम लोग नगरीय प्रशासन को एक साथ देखते हैं। देखिए, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला नगर निगम, फिर नगर परिषद, फिर नगर पंचायत। वर्तमान के बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितना है? 261। नगर निगम कितना है बिहार में? 19, ये पूछ सकता है। नगर परिषद कितना है? 88, मतलब 88। नगर पंचायत कितना है? 154। अब चलते हैं हम लोग बिहार में न्यायपालिका। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। तो पूछता है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1916 को। किस अधिनियम के किस नियम के अधिक? तो अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पूछता है। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर थे। जो प्रथम मुख्य थे कौन थे? यही थे। इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था को। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई देखते हैं एवं प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी को देखते हैं। राज्य का जो होता है उच्च पदाधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। प्रमंडल का मुख्य जो उच्च पदाधिकारी कौन होता है? कमिश्नर, जिसको आयुक्त बोलते हैं। जिला का कौन होता है? जिला पदाधिकारी मतलब डीएम। अनुमंडल का कौन होता है? अनुमंडल पदाधिकारी मतलब एसडीओ। प्रखंड या अंचल का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब बीडीओ, या अंचल पदाधिकारी मतलब सीओ। क्लियर? अब चलते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंधन करता है। हो गया हमारा बिहार की राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी ऑफ बिहार जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को बहुत क्लियर से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, या कोई और टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताएं। मैं उस टॉपिक पे अपना क्लासेस लेके आऊँगी। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।